नमस्कार साथियों, प्रिंस आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, हम लगातार किसी न किसी विषय की शिक्षण विधियों के लेकर आप सबके बीच में आते रहे हैं। आज एक बार फिर मैं आप सबके बीच विज्ञान शिक्षण विधियों को लेकर हाजिर हुआ हूँ। पहले अपन डिस्कस करेंगे विज्ञान शिक्षण का रीट का सिलेबस क्या है, और उसके साथ साथ रीट में आने वाला जो सिलेबस है लगभग सभी एग्ज़ाम में वही सिलेबस पूछा जाता है, चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी टेट का हो, चाहे वो एच टेट का हो, चाहे किसी भी टेट का एग्ज़ाम का क्यों ना हो, उन सब में वही सिलेबस है जो रीट में है। तो पहले अपन उस पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद यहाँ से आगे की प्रक्रिया अपन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे विज्ञान शिक्षण का सिलेबस क्या है। विज्ञान शिक्षण यानी जो भी 6, 8 मान लो, या 5वीं 6ठी तक के जो एग्ज़ाम हैं, या 8वीं तक का जो एग्ज़ाम है, उन एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली शिक्षण विधियों का जो सिलेबस है, उसमें सबसे पहले आपके सामने रहने वाला 1 नंबर टॉपिक विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है ये रहेगा। विज्ञान की विशेषता, विज्ञान की विशेषता, फिर आगे रहेगा विज्ञान शिक्षण सूत्र, विज्ञान शिक्षण सूत्र क्या है। इसी के साथ रहेगा आपका विज्ञान के सिद्धांत, विज्ञान के सिद्धांत। ये रिलेटेड टॉपिक है फर्स्ट यूनिट से आपका। विज्ञान की विशेषता क्या है, विज्ञान का शिक्षण सूत्र क्या है, विज्ञान के सिद्धांत क्या है। फिर इसी में रहेगा आपका विज्ञान की प्रकृति, विज्ञान की प्रकृति क्या है, ठीक है। फिर विज्ञान के उद्देश्य क्या हैं, विज्ञान के उद्देश्य क्या क्या हैं। ये इतने टॉपिक आपके फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड है। यहाँ तक आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि विज्ञान क्या चीज़ है, फिर है उसकी ऐसी कौन सी विशेषताएं होती है जिन विशेषताओं के कारण हमें उसे पढ़ना चाहिए। उसके बाद विज्ञान के शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं, यानी ऐसे कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं जिनकी सहायता से अपने को विज्ञान को पढ़ाया जाना चाहिए। फिर विज्ञान के कुछ सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों में से किन किन सिद्धांतों का ये पालन करता है। प्रत्येक विषय के अपने सिद्धांत होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के अपने सिद्धांत होते हैं। उन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार विज्ञान काम करता है। इसके बाद विज्ञान की प्रकृति कैसे, जैसे किसी इंसान की नेचर होती है, ठीक उसी प्रकार एक विषय की भी अपनी एक नेचर होती है। विज्ञान की कैसी प्रकृति होती है उसके बारे में बात करनी है। फिर उद्देश्य क्या है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ गणित वाले चैप्टर में कि उद्देश्य ही होते हैं जो किसी इंसान को क्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस प्रकार के विज्ञान के कौन से उद्देश्य हैं जिसके कारण विज्ञान हमेशा प्रगतिशील रहता है, हमेशा विकासशील रहता है, हमेशा विकास की ओर अग्रसर रहता है। इसके बाद सेकेंड यूनिट में अपने को बात करनी है विज्ञान की शिक्षण विधियाँ, विज्ञान शिक्षण विधियाँ, विज्ञान की शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी है उस विषय में बातचीत करनी है। यहाँ से कम 7 सवाल आपसे पूछे जाएंगे इस एक ही यूनिट से। अगला तीसरा टॉपिक आप लोगों का रहेगा विज्ञान की शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री कौन कौन सी है। विज्ञान शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग अपने को किन किन माध्यमों से करना है, वो विज्ञान की क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री है। इसके बाद विज्ञान शिक्षण सहायक सामग्री के बाद आप लोगों को याद करना है कि विज्ञान में अपने पास मूल्यांकन के से रिलेटेड कौन सा टॉपिक है, मापन और मूल्यांकन। इसमें वो सभी चीज़ें काम में ली जाएगी जो आप लोगों के यहाँ हेल्प करेगी कि किस प्रकार से एक किसी भी पढ़ाई गई वस्तु का मापन किया जा सकता है, किस प्रकार उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। इसी में अपने को उपचारात्मक और निदानात्मक, उपचारात्मक और निदानात्मक
इन सब मूल्यांकनों के बारे में अपने को क्या करनी है, यहाँ चर्चा करनी है। इसके साथ साथ अपने को बातचीत करनी है फिर विज्ञान शिक्षक की विशेषताएं। विज्ञान शिक्षक कैसा होना चाहिए, विज्ञान के शिक्षक की कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, और इसी के साथ अपने को बात करनी है विज्ञान की प्रयोगशाला। विज्ञान की प्रयोगशाला, इस पर बातचीत करनी है। इसमें वो सभी कौशल आ जाएंगे जिन कौशलों पर अपने को विज्ञान के क्षेत्र से रिलेटेड बात करनी है। अब देखिए प्यारे मित्रों, विज्ञान शिक्षण से रिलेटेड आपके इसमें 15 सवाल आते हैं लगभग। कम ज़्यादा क्वेश्चनों की संख्या हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई बार 15 से कम भी पूछे जा सकते हैं, तो कई बार 15 से ज़्यादा सवाल भी आपसे यहाँ पूछे जा सकते हैं। अब देखिए विज्ञान क्या है, पहली यूनिट में विज्ञान से रिलेटेड उसका सामान्य परिचय जो है वो पूरा आ जाएगा। इसमें विज्ञान क्या है, विज्ञान की विशेषता क्या है, विज्ञान शिक्षण के सूत्र क्या हैं, विज्ञान के सिद्धांत क्या हैं, विज्ञान की प्रकृति क्या है और उद्देश्य क्या है। सीधा सीधा आपसे एक ही सवाल का जवाब देना चाह रहा हूं मैं। आपको क्या पढ़ाना है विज्ञान में, पहला सवाल। क्यों पढ़ाना है, दूसरा सवाल। कैसे पढ़ाना है आप लोगों को, और पढ़ाने के बाद क्या करना है, क्या करना है पढ़ाकर उसका। इन सब सवालों के जवाब देने वाली जितनी भी बातें होंगी वो सभी बातें अपने को इस क्लास में करनी है। विज्ञान क्या है, विज्ञान क्यों पढ़ाना है, विज्ञान को कैसे पढ़ाना है और पढ़ाकर उसका क्या करना है, इनसे रिलेटेड संबंधित जितने भी सवाल हैं उन सब सवालों के जवाब अपन इस क्लास में लेंगे। तो देख लीजिए, सीधी सीधी आपको आइडिया बता देता हूँ। लगभग ये मानकर चलिए विज्ञान क्या है, विज्ञान की विशेषता क्या है, विज्ञान का शिक्षण सूत्र क्या है और विज्ञान के सिद्धांत क्या हैं। यहाँ से आपसे 2 सवाल पूछे जाएंगे। विज्ञान की प्रकृति और उद्देश्य से आपसे लगभग 2 सवाल पूछे जाएंगे, 4 यही होगी। शिक्षण विधियों से रिलेटेड आपसे 7 सवाल पूछे जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 7 से हो सकता है इसमें कई बार 6 भी पूछ ले, कई बार 5 भी पूछ ले। ये मैंने ओवरव्यू आपको बताया कि लगभग 7 सवालों के आसपास का ये आपका मैटर रहेगा। सहायक सामग्री से आपसे 1 सवाल पूछेगा। फिर मापन और मूल्यांकन से लगभग आप लोग ये मानकर चलिए 2 सवाल पूछेगा आपसे, या 1 भी पूछ सकता है। तो ये हो गया आपका 2 और 4। और यहाँ अगर मैं बात करूँ आपसे तो सीधी सीधी बात होगी कि अगर 7 की बात करोगे तो 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 और 2 कितने हो गए आपके 14। यहाँ से कई बार सवाल विज्ञान शिक्षक से 1 पूछ लेगा या आपसे विज्ञान की प्रयोगशाला से पूछ लेगा। ऐसा नहीं है कि भाई दोनों से सवाल पूछ सकते, हो सकता है इनमें से सवालों की संख्या अगर कम करे, जैसे भाई शिक्षण विधियों से रिलेटेड 6 सवाल अगर वो पूछता है तो विज्ञान शिक्षक से 1 सवाल और विज्ञान की प्रयोगशाला से आपसे 1 सवाल पूछ सकता है, या विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें हैं उनसे रिलेटेड पूछ सकता है, विज्ञान के प्रयोग जो हैं उनसे रिलेटेड पूछ सकता है। मगर ये लगभग आपका आइडिया यही रहेगा, विज्ञान क्या है, विज्ञान की विशेषता क्या है, विज्ञान के शिक्षण सूत्र क्या है और विज्ञान के सिद्धांत क्या है। यहां तक आपसे 2 सवाल पूछ लेगा वो। फिर उसकी प्रकृति और उद्देश्य से अवश्य रूप से आपसे 2 सवाल पूछेगा, एक उद्देश्य से, एक उसकी प्रकृति से। फिर विज्ञान शिक्षण विधियां हैं, यहां से 5, 6, 7 तीनों में से कोई से भी सवाल पूछ सकता है। 5 भी पूछ सकता है, 6 भी पूछ सकता है और 7 भी पूछ सकता है। इसके बाद आपसे विज्ञान शिक्षण की सहायक सामग्री से 1 सवाल पूछ लेगा। फिर मापन और मूल्यांकन के 2 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। फिर विज्ञान शिक्षक जो है उससे रिलेटेड विज्ञान शिक्षक की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, विज्ञान का शिक्षक कैसा होना चाहिए, यानी साइंस के एक टीचर की कौन कौन सी डायनेमिक पर्सनालिटी के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो सारी आपसे पूछी जाएगी। विज्ञान की प्रयोगशाला कैसी होती है, विज्ञान की प्रयोगशाला की कैसी विशेषताएं होती है, उसमें कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, इन सब बातों से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जा सकता है। बात शायद समझ में आ गई होगी। ये इतनी चीज़ें आपसे यहाँ पूछी जा सकती है। अब मैं सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करना चाहूँगा, ये जो 2nd यूनिट आपकी है ना, जिसमें विज्ञान शिक्षण की विधियाँ हैं, इन विधियों से अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। पहले विधियां पढ़ेंगे, उसके बाद अपन विज्ञान क्या होता है, विज्ञान को क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, विज्ञान के सिद्धांत क्या हैं, सूत्र क्या हैं, इन सब बातों पर बात करें। और ये पढ़ाने का मेरा रीज़न ये है कि मैं दूसरी साइड आपको पढ़ा चुका हूँ कि गणित क्या है, गणित की प्रकृति कैसी होती है, गणित के कुछ उद्देश्य तक मैंने पढ़ा दिया। अगली क्लास में अपन उद्देश्यों को आगे बढ़ाएंगे। तो उसके बाद कुछ विधियाँ ऐसी है जो विज्ञान से और गणित से दोनों से रिलेटेड होती है, तो कुछ विधियाँ मैं जो वहाँ कराऊँगा, कुछ विधियाँ मैं यहाँ कराऊँगा, ऐसे दोनों मिलाकर गणित और विज्ञान की शिक्षण विधियों को
कंप्लीट आपको करवा दिया जाएगा। तो इसी वजह से मैं यहाँ इस क्लास में विज्ञान की शिक्षण विधियों से इस क्लास को शुरुआत करूँगा। तो आप यहाँ ध्यान से इन चीज़ों को समझते जाइएगा और हमारी इस क्लास में आप बने रहिए। आपको आवश्यक रूप से कुछ न कुछ फ़ायदा होगा, जिसकी वजह से आप इस चैनल पर बने रहो। और आगे अपन अभी बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पर अपने को आज बातचीत करनी है। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं शिक्षण विधियों के बारे में। ठीक है, शिक्षण विधि क्या होती है, विधि क्या होती है और प्रविधि क्या होती है, दो अलग अलग शब्द है साथियों। क्या क्या है देखिए, एक तो शब्द है जिसका नाम है प्रविधि। पहले विधि की बात करते हैं अपन, विधि क्या है, ठीक है। उसके बाद प्रविधि क्या है। इन दोनों बिंदुओं पर आपका ध्यान बना रहे। विधि का मतलब क्या है और प्रविधि का मतलब क्या है। विज्ञान में विधि का मतलब है आप कोई भी प्रयोग करते हो, उस प्रयोग को करने का आपका तरीका क्या है, कैसे आपने वो प्रयोग किया, वही विधि है। जैसे आप लोग किसी भी काम में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर जल बनाना चाहते हो, तो आपने उस जल की बनाने की प्रक्रिया क्या दोहराई, आपने कौन कौन से काम किए, वही काम क्या कहलाएंगे, आपके विधि कहलाएंगे। और उस काम को करने में आपकी जिन जिन तरीकों ने सहायता की है, जिन जिन बिंदुओं ने सहायता की है, वो सब के सब क्या हैं, प्रविधि हैं। किसी विधि को करने में जिन जिन की हेल्प रही, जिन जिन स्टेप का आपने पालन किया, वो क्या कहलाती है, प्रविधि। लेकिन अपने को यहाँ बात किसकी करनी है, शिक्षण विधि की बात करनी है। किसकी बात करनी है, शिक्षण विधियों की बात करनी है जनाब। तो आप ध्यान करिए कि विज्ञान शिक्षण विधियाँ क्या होती है या शिक्षण प्रविधि क्या होती है। तो देखिएगा ज़रा, एक बात ध्यान से सुनिए आप लोग कि एक शिक्षक जो विज्ञान विषय पढ़ाता है वो क्लास में जाता है और अपनी क्लास में किस तरीके का वो पालन करे, किस तरीके से वो बच्चों के सामने प्रेजेंटेशन दे, किस तरीके से बच्चों को वो अपना शिक्षण कार्य करवाए, जिस तरीके का वो फॉलो करता है, जिस तरीके का वो पालन करता है, वही विज्ञान शिक्षण विधि कहलाती है। जिस विधि से, जिस तरीके से, जिस मेथड से टीचर क्लास में विज्ञान विषय को पढ़ाता है, वो पढ़ाने का उसका जो तरीका है, उसका जो मेथड है, वही मेथड क्या कहलाता है, आपका विज्ञान शिक्षण कहलाता है, विज्ञान शिक्षण की विधि कहलाता है। अब जरूरी नहीं कि एक शिक्षक विज्ञान के सभी अध्यायों को एक ही विधि से पढ़ाता है, उसके पढ़ाने का तरीका बदलता होगा। ऐसा कोई चैप्टर आ गया जो पर्यावरण से संबंधित है, तो आसपास की वस्तुओं को ले जाकर टीचर दिखाता होगा, आसपास की वस्तुओं के बारे में बताता होगा, वो उसकी विधि अलग है। प्रयोगशाला से संबंधित कोई चैप्टर आपका, मान लो केमिस्ट्री से रिलेटेड विज्ञान में कोई चैप्टर आए, तो केमिस्ट्री की लैब में ले जाकर टीचर सभी चीज़ों को दिखाकर एक एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग दो पात्रों में लेकर और मिलाकर उनको आपको जल बनाने की क्रिया के माध्यम से सिखाता होगा, उसकी विधि अलग होगी। अगर कोई शिक्षक आप लोगों को फिजिक्स का विषय पढ़ा रहा है, चाहे वो माध्यमिक स्तर का शिक्षक ही क्यों ना हो, अगर फिजिक्स का कोई चैप्टर पढ़ाया जा रहा है तो अवश्य रूप से फिजिक्स के जो जो उपकरण आपके घरेलू काम में आते हैं, ऐसे उपकरण जो प्रयोगशाला में उपलब्ध हों, विद्यालय में उपलब्ध हो, उन उपकरणों की सहायता लेकर वो शिक्षण कार्य करवाता होगा। हो सकता है बायोलॉजी का कोई टीचर बायोलॉजी के चैप्टर पढ़ा रहा है, विज्ञान का कोई अध्यापक आपके माध्यमिक या इससे उच्च प्राथमिक की कक्षाओं में भी विज्ञान विषय के बायोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ाता है, तो वो चाहे पत्तियों के बारे में पढ़ाता हो, चाहे वो पौधे के बारे में पढ़ाता हो, चाहे वो मानव शरीर के बारे में पढ़ाता हो, या वो जंतु शरीर के बारे में पढ़ाता हो, जिस भी चीज़ से रिलेटेड अध्यापन कार्य शिक्षक करवाता है, उसमें वो अपनी विधियों को अलग अलग तरीके से बदल कर पढ़ाता है। और जिस तरीके का, जिस मेथड का टीचर इस्तेमाल करता है क्लास में, वही मेथड क्या कहलाता है, शिक्षण विधि कहलाता है। अब उन शिक्षण विधियों में कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो शिक्षक की क्या करती है, सहायता करती है। शिक्षण विधियों की सहायता करने वाले जो घटक होते हैं, जो तत्व होते हैं, जो माध्यम होते हैं, उन सबको क्या कहा जाता है, शिक्षण की प्रविधि कहा जाता है। विधियों को पूरा करने के लिए जिन स्टेप्स का पालन किया जाता है, जिन चीज़ों का दोहरान किया जाता है, जिनको सम्मिलित किया जाता है, जिन घटकों की हेल्प ली जाती है, जो कंपोनेंट टीचर की सहायता करते हैं, वो सब की सब उसकी क्या कहलाती है, प्रविधि कहलाती है। शायद सब साथियों को मेरी बात समझ में आई होगी कि भाई शिक्षण विधि क्या चीज़ है और शिक्षण प्रविधि क्या चीज़ है। अब विज्ञान का शिक्षण कार्य करवाते समय अध्यापक को कौन कौन सी शिक्षण
विधियों की सहायता लेनी चाहिए, किस किस प्रकार की विधियों की सहायता विज्ञान शिक्षक लेता है या लेता आया है आज तक, उस पर अपनी बातचीत रहने वाली है। सबसे पहले देखिए शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां कौन सी शिक्षण विधियां हैं? विज्ञान की शिक्षण विधियां हैं। अब देखिए विज्ञान विषय का शिक्षण कार्य करवाते समय हमें 2 प्रकार की विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। और आज तक जिन विधियों का प्रयोग होता आया है, मैं बात उन्हीं विधियों के बारे में करूंगा। और आप सब जानते हैं इन विधियों से आप भी पढ़े हों और आज के टीचर भी इन्हीं विधियों से पढ़ाते जा रहे हैं। 2 तरीके से मैं इन भागों को अलग अलग डिवाइड करता हूं। एक विधियां वे हैं जो परंपरागत हैं। क्या है? परंपरागत हैं। कौन सी विधियां हैं? परंपरागत है, यानी ट्रेडिशनल जो मेथड है, ठीक है। ट्रेडिशनल जिन विधियों की सहायता से अध्यापक अध्यापन कार्य करवाते हैं वो परंपरागत विधियां हैं। दूसरी विधियां हैं नवीन विधियां, नवीनतम विधियां मैं कह सकता हूं इनको, नवीनतम विधियां, या इनको कहते हैं आधुनिक विधियां। आधुनिक विधियां, परंपरागत विधियां, नवीनतम विधियां, यानी ये एकदम लेटेस्ट विधियां हैं। इनमें गैर परंपरागत भी आप लोग इनको कह सकते हो, जिनको परंपरा से अलग हटकर पढ़ाया जाता है। ऐसी विधियों का इस्तेमाल अगर शिक्षक करता है तो वैसी विधियां आधुनिक विधियां, नवीनतम विधियां कहलाती है। देखिए परंपरागत विधियां कौन सी हैं? ये परंपरागत विधियां जो हैं वो शिक्षक केंद्रित होती है। क्या होती है? शिक्षक केंद्रित होती है। शिक्षक केंद्रित होती है। लेकिन वर्तमान में आप लोगों को मालूम है ज़्यादा बच्चा शिक्षक पर आधारित नहीं है। अन्य बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिनके माध्यम से शिक्षा को ग्रहण किया जा रहा है। तो पहली विधियां जो परंपरागत थी वो किस पर केंद्रित थी? शिक्षक केंद्रित थी। लेकिन वर्तमान की जो विधियां हैं वो क्या हैं? वो हैं छात्र केंद्रित हैं या बालक केंद्रित हैं। यानी वर्तमान की जो विधियां हैं वो किस पर आधारित है? छात्र केंद्रित है। ऐसी विधियां जो आधुनिक है वो तो किस पर आधारित है? छात्र केंद्रित है। और जो परंपरागत विधियां थी वो परंपरागत विधियां कैसी थी? वो शिक्षक केंद्रित थी। आप लोगों को मालूम है पहले कहाँ बड़े बड़े केंद्रीय स्कूल होते थे, कहाँ कॉन्वेंट स्कूल होते थे, कहाँ इंग्लिश मीडियम के विद्यालय थे, कहाँ इस प्रकार के कॉन्वेंट स्कूलों का आयोजन अलग अलग स्थानों पर किया जाता था, कहाँ बोर्डिंग स्कूल्स थे। इस प्रकार की कोई व्यवस्था प्राचीन समय में नहीं थी। प्राचीन समय में तो छात्र अपने गुरुओं के पास रहकर ही शिक्षा को ग्रहण करता था। उसमें शिक्षा कार्य करवाने वाला या शिक्षा देने वाला प्रधान क्या होता था? शिक्षक ही होता था। शिक्षक जिन जिन विधियों को फॉलो करता था वो परंपरागत विधियां थी जो शिक्षक केंद्रित होती थी। आज भी बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ सारी शिक्षण विधियाँ जो हैं परंपरागत ही कार्य में ली जा रही है। जैसे आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाओगे तो वहाँ भी अभी तक आधुनिक विधियों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होना शुरू हुआ है। अभी तक वहाँ भी शिक्षक केंद्रित ही शिक्षाओं का प्रचलन ज़्यादा है। लेकिन कॉन्वेंट स्कूलों में जहाँ अभिभावक बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, समय के अनुसार परिवर्तन होता जा रहा है, वहाँ शिक्षण विधियाँ आधुनिक काम में ली जा रही है। और वैज्ञानिक युग में तो आप लोगों को मालूम है शिक्षक की बजाय छात्र की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब इनमें कौन कौन सी विधियाँ हैं उस पर एक एक करके मैं आपसे बातचीत करना चाह रहा हूँ। देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे इन विधियों के बारे में। इनमें कौन कौन सी विधि हैं? सबसे पहले आपके पास है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि किस पर आधारित? शिक्षक केंद्रित है। उसके बाद आपके पास है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि ये भी किस पर आधारित है? ये भी शिक्षक पर आधारित है, प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद आप लोगों को यहाँ एक मालूम होना चाहिए, एक है प्रदर्शन विधि। क्या है? प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि, ये विधि भी किस पर आधारित है? ये भी शिक्षक पर आधारित है। ऐसी बहुत सारी विधियां हैं, आप कितने ही विधियों के नाम लिख सकते हो जो किस पर आधारित है? शिक्षक पर आधारित है। ठीक है। अनुकरण विधि है। कौन सी विधि है? अनुकरण विधि। अनुकरण विधि, ठीक है, अनुकरण विधि। इसको प्रयोग प्रदर्शन विधि भी कहा जाता है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है प्रयोग प्रदर्शन विधि। प्रयोग या प्रदर्शन विधि भी कह सकते हैं, इसे प्रश्नोत्तर विधि भी कह सकते हैं, इसे व्याख्यान विधि भी कह सकते हैं।
इस प्रकार की न जाने कितनी विधियां हैं जो शिक्षक केंद्रित हैं और वो परंपरागत विधियां हैं। इसके बारे में आप लोगों को एक एक करके मैं सारी विधियों के बारे में पढ़ाऊंगा। छात्र केंद्रित विधियां कौन सी है? देखिए, सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इसमें एक तो सबसे ज़्यादा अभिकर्मित अनुदेशन की भूमिका है। अनुदेशन, जिसको मैं कह सकता हूं कि विज्ञान शिक्षण में नवाचार जिसको अपन कहते हैं, वो विज्ञान के नवाचार यही विधियां हैं। इन्हीं विधियों को विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र में नवाचार कहा जा सकता है। एक होती है आपकी प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि, ये भी छात्र केंद्रित है, ठीक है। इसके बाद है वाद विवाद विधि, वाद और विवाद विधि, ये भी किस पर आधारित है? ये भी आपके आधुनिक या नवीनतम विधियों में आती है। इसके साथ साथ अपने को ऑनलाइन टीचिंग, इन ऑनलाइन टीचिंग्स के जितने भी स्किल्स हैं, उन ऑनलाइन टीचिंग के बारे में भी अपने को छात्र केंद्रित। इनमें एक विधि आप लोग और याद रख सकते हो, व्याख्यान विधि। व्याख्यान तो लिख दिया, भाषण विधि। इसमें शिक्षक भाषण देता है बस किसी विषय वस्तु के बारे में। अब देखिए, ऑनलाइन आ गया, प्रयोगशाला आ गई, वाद विवाद आ गई, ऑनलाइन टीचिंग आ गई, ये सब के सब जो विधियां हैं वो कौन सी है? आधुनिक विधियों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। एक ध्यान रखिएगा आप लोग, विज्ञान की जितनी भी विधियां, हो सकता है मैंने यहाँ जिनके नाम नहीं लिखे हैं, जैसे आगम निगमन विधि है, जैसे आपकी संश्लेषण और विश्लेषण विधि है, ये सब विधियां आप लोगों को एक एक करके पढ़ाई जाएगी, क्योंकि गणित और विज्ञान दोनों विषय वस्तु में इनका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो इनको भी अपने को ध्यान रखना है और एक एक करके इन सभी विधियों के बारे में अपने को क्या करनी है? चर्चा करनी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पहली विधि के बारे में पढ़ाता हूँ। आज अपन सबसे पहले पहली विधि लेंगे अपन व्याख्यान विधि। कौन सी विधि लेंगे? व्याख्यान विधि। तो देखिए, सबसे पहले अपने बात करेंगे अभी व्याख्यान विधि के बारे में कि व्याख्यान क्या होता है और व्याख्यान किस प्रकार होता है, उसके क्या क्या लाभ हैं, विज्ञान शिक्षण में किस प्रकार वो महत्वपूर्ण है, उस पर एक एक करके अपने को अभी बात कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले आप सब लोग ध्यान करिएगा, अपने को 1 नंबर बात करनी है व्याख्यान विधि के बारे में। व्याख्यान विधि के बारे में अपने को बात करनी है। लेक्चर मेथड जिसको मैं कह सकता हूं, वो है आपकी व्याख्यान विधि। अब देखिए, एक विचारक हुए हैं जिनका नाम है कार्टर गुड ने क्या शब्द का प्रयोग किया है इस विधि के लिए? इनका एक कोश है जिसको कहते हैं मौखिक शब्दकोश। क्या है? मौखिक शब्दकोश। इन्होंने इस मौखिक शब्दकोश अपने इस ग्रंथ में लिखा है कि जितनी भी प्रकार की विधियां हैं उनमें व्याख्यान जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। सभी प्रकार की विधियों में सबसे ज़्यादा प्रभावी क्या होता है? मौखिक होता है। अब देखिए, व्याख्यान में क्या होता है। सबसे पहले शिक्षक क्लास में क्या करता है? जो भी पाठ्य वस्तु उसको पढ़ानी है, उस पाठ्य वस्तु के बारे में वो पहले से तैयार रहता है, उसके बारे में पहले से वो रिसर्च करके रखता है, बच्चों के सामने उस विषय वस्तु का वो व्याख्यान देता है, बच्चों के सामने बोलता जाता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि पहले वो अपनी विषय वस्तु को तैयार करता है। विषय वस्तु को तैयार करने के बाद क्लास में आकर उसका क्या करता है? वो प्रस्तुतिकरण करता है। उससे पहले भी उद्देश्य का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक बिना उद्देश्य के अगर क्लास में आकर व्याख्यान देता है तो वो व्याख्यान प्रभावी नहीं होगा। शिक्षक के दिमाग में उस व्याख्यान के उद्देश्य के बारे में बिल्कुल कन्फर्म होना चाहिए कि उसे किस उद्देश्य को क्या करना है? प्राप्त करना है। उसके बाद उस विषय वस्तु के बारे में वो व्याख्यान देता है। बच्चों से उसके बारे में उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण करता है। उदाहरणों के साथ साथ उनमें तर्क विकसित करने की वो कोशिश करता है और उदाहरणों के बारे में बच्चों से क्या करता है? चर्चा करता है। चर्चा करने के बाद बच्चों से वो उसका फीडबैक लेता है, उसको चेक करता है। बच्चों को व्याख्यान में 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अपने को यहाँ ध्यान ये रखना है कि ये व्याख्यान विधि जो है वो किन किन सिद्धांतों पर काम करती है, यानी किस किस प्रकार इसके सिद्धांत हैं व्याख्यान विधि के।
दूसरी बात, इसके कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से इसके दोष हैं। गुण तो आप लोगों को मालूम है कि व्याख्यान के माध्यम से बच्चों की श्रवण क्षमता का क्या होगा, विकास होगा, बच्चों की वैचारिक क्षमता का विकास होगा, बच्चे सुनने की क्षमताओं का विकास करेंगे अपने आप में और विचारों को ग्रहण करने की प्रेरणा मिलेगी। मगर इसके दोष बहुत ज़्यादा हैं। सस्ती है ये तो इसका गुण है, मगर दोष भी इसमें ज़्यादा हैं। बच्चे नीरस हो जाएंगे। अगर एक ही स्पीड से कमज़ोर और होशियार यानी इंटेलिजेंट और थोड़े कमज़ोर बच्चे जो सीखने में थोड़े लेट सीखते हैं, उन बच्चे को अगर समान शैक्षणिक दृष्टि से देखा जाता है या समान स्पीड से व्याख्यान दिया जाता है तो हो सकता है जो बच्चे पहले शिक्षा में पिछड़े हुए थे वो ज़्यादा पिछड़ जाएं। तो इस प्रकार के कुछ दोष भी हैं और कुछ क्या है, गुण भी है। एक एक करके इन सभी गुण और दोषों को भी अपन लिख लेंगे। अभी देखिए अपने को और कौन कौन सी बात करनी है। सबसे पहले इसके लक्ष्य क्या हैं, इसके एम क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं, उनके बारे में अपने को जानना चाहिए। सबसे पहले देखिए इसका एक ही अपने पास एम होना चाहिए। शिक्षक का मुख्यतः एक ही एम होता है कि जो वो पढ़ाए वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या आए, समझ में आए। तो सबसे पहला आता है प्रेरित करना। क्या आता है? प्रेरित करना। टू मोटिव, बच्चे का मोटिवेशन जो है, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अभिप्रेरणा देना, बच्चे के सामने मोटिवेशन प्रस्तुत करना। व्याख्यान के माध्यम से शिक्षक जितना अच्छे तरीके से चाहे उतने अच्छे तरीके से बच्चों को मोटिवेट कर सकता है। बच्चे शिक्षक पर आधारित होते हैं पूर्णतः। बच्चे शिक्षक के व्याख्यान को देखकर मोटिवेट होते हैं। आगे के व्याख्यानों को किस हिसाब से लेना है, आगे की विषय वस्तु को किस प्रकार ग्रहण करना है, ये एक शिक्षक पर आधारित होता है। अगर शिक्षक चाहे तो बच्चों को अपनी जो पाठ्य वस्तु उसको बच्चों को ग्रहण करवानी है, उससे पहले अपने पाठ का सारांश देने के लिए अपने पाठ्य वस्तु को वो जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना को प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग कर सकता है। व्याख्यान विधि एक तो पाठ के प्रस्तुतिकरण में, एक पाठ के सारांश को बताने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो मैंने पहला क्या लक्ष्य बताया, इस विधि का पहला लक्ष्य है टू मोटिव, यानी बच्चों को अभिप्रेरित करना, प्रेरित करना, बच्चों में मोटिवेशन देना, इसके लिए सबसे ज़्यादा काम आती है। इसके बाद देखिए दूसरा अपने पास से स्पष्ट करना। क्या करना? स्पष्ट करना। किसको स्पष्ट करना? टू क्लियर। शिक्षक क्या कहना चाहता है, क्या पढ़ाना चाहता है, क्लास में आने का उसका एम क्या है, वो किस विषय वस्तु को बच्चों के सामने रखना चाहता है, कौन से अध्याय को वो बच्चों के सामने व्याख्यान रूप में प्रस्तुत करना चाह रहा है, वो सब क्लियर करना एक शिक्षक का दायित्व है। कई बार आपने देखा होगा शिक्षक पूरी कहानी पढ़ा देता है मगर बच्चों को कुछ मालूम नहीं होता। उसकी वजह यही होता है, प्रस्तावना की व्याख्या ढंग से नहीं हुई है। बच्चों के सामने ये क्लियर नहीं हुआ कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चे किस प्रकार समझ पाएंगे। तो पहला काम बच्चों को मोटिवेट करना। क्लास में जाता है शिक्षक अपनी विषय वस्तु को लेकर, अपने उद्देश्यों को लेकर, तो उन उद्देश्यों के प्रति बच्चों में उत्सुकता पैदा करना कि आज हम इस विषय वस्तु के बारे में सीखना चाह रहे हैं। तो हो सकता है बच्चों को मालूम चले कि हाँ आज इस विषय वस्तु के बारे में अपने क्लास में पढ़ा है। उसके बाद जो विषय वस्तु पढ़ानी है उसको क्लियर करना, उसका स्पष्टीकरण बच्चों के सामने होना चाहिए। दूसरा लक्ष्य इस विधि का ही है। तीसरा देखिए अपने पास है पुनरीक्षण करना। पुनरीक्षण करना, ये भी ध्यान रखना है अपने को। बच्चों से किस प्रकार पुनरीक्षण, यानी बच्चों का निरीक्षण किस प्रकार से किया जाए, बच्चों का पुनरीक्षण किस प्रकार से किया जाए, बच्चों से फीडबैक कैसे लिया जाए, बच्चों से रिव्यू कैसे लिया जाए, इसके बारे में ये बात करती है। फिर चौथा है विस्तृत करना। किसी चीज़ को कैसे एक्सपेंड करना है ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ एक तो है विस्तृत करना, विस्तृत करना, विस्तृत विषय वस्तु को विस्तृत करना। यहां तो है टू रिव्यू, टू रिव्यू, ठीक है। और यहां आप लोगों को एक्सपेंड, टू एक्सपेंड। इन इतनी विषय वस्तु को लेकर अपने को अभी बातचीत करनी है। मैं एक एक करके इन पॉइंटों पर एक बार फिर से बातचीत कर लेता हूं आपसे। पहला है प्रेरित करना। क्लास में आते ही शिक्षक का यह दायित्व है कि जिस
उद्देश्य को लेकर, जिस विषय वस्तु को लेकर बच्चों के सामने आए उसके बारे में अभिप्रेरित करना, स्पष्ट करना। आपको क्या पढ़ाया जाएगा आज, उसको लेकर बच्चों के सामने पूरी विस्तृत व्याख्या देना, वो होता है स्पष्ट करना। फिर है पुनरीक्षण, बच्चों से रिव्यू लेना। अब भाई आप लोगों को पढ़ाया ऊर्जा क्या चीज़ है, आपको पढ़ाया उष्मा क्या चीज़ है, आपको पढ़ाया मानव का हृदय कैसा होता है, आपको पढ़ाया रक्त क्या चीज़ है, आपको पढ़ाया पत्तियां क्या चीज़ है, आपको पढ़ाया पौधे की जड़ें कैसी होती है, आपको पढ़ाया विटामिन कौन से हैं, आपको पढ़ाया मनुष्य के शरीर में होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है, इसके बाद आपको पढ़ाया वायरस से होने वाले रोग कौन से हैं, आपको पढ़ाया गया कि जीवाणुओं से होने वाले रोग कौन से हैं, बच्चों को पढ़ाया गया कि बैक्टीरिया जो हैं वो किस प्रकार का है, सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ाया गया, रोगों के बारे में पढ़ाया गया। विज्ञान की पूरी विषय वस्तु को लेकर बच्चे में उत्सुकता होनी चाहिए, चाहे कोई सा भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाना चाहिए। मान लो ब्लड पढ़ाना है तो ब्लड के लिए पहले बच्चों को इस प्रकार की प्रस्तावना बच्चों के सामने रखना। तो ये सब क्या है, पहला प्रेरित करना, फिर स्पष्ट करना। फिर बच्चों ने क्या ब्लड के बारे में सुन रखा है, क्या बच्चों ने ब्लड को कभी देखा है, ब्लड में कौन कौन सी चीज़ें होती है, क्या कभी ब्लड के बारे में उन्होंने सुन रखा है कि ब्लड में प्लाज्मा होता है, तरल किस प्रकार का होता है, क्या ये एक संयोजी ऊतक है, ये सारी चीज़ें बच्चों के दिमाग में स्पष्ट करना। और क्या बच्चे बताने के बाद उन चीज़ों को सीख पाए क्या, ठीक है। फिर बच्चों को ब्लड ग्रुप के बारे में बताना कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए है, बी है, ए बी है, ओ है। फिर इस प्रकार RH फैक्टर के बारे में अगर आप लोग बताते हो, एक शिक्षक अगर बच्चों को RH फैक्टर के बारे में बताता है तो उससे रिव्यू लेना, उससे फीडबैक लेना, क्या इन चीज़ें के बारे में बच्चे के दिमाग में कोई चीज़ क्लियर हो पाई क्या। फिर अगला है विस्तृत करना। विस्तृत, अगर बच्चे में रिव्यू लेने के बाद भी कोई कमजोरी रह जाती है तो उसके बाद भी टीचर की ये दायित्व बनता है, टीचर का ये लक्ष्य होता है व्याख्यान विधि में कि टीचर क्या करे, उसकी विस्तृत व्याख्या दोबारा से बच्चों के सामने करे, कोई बीच में बात छूट न जाए। तो इस प्रकार आप लोगों को मेरे हिसाब से व्याख्यान विधि के लक्ष्य बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने इन लक्ष्यों की व्याख्या करने का पूरा प्रयास किया है, शायद आप इनके लक्ष्यों को समझ पाए होंगे। इसके बाद मुझे बात करनी है इसके पक्ष के बारे में, व्याख्यान विधि के पक्ष के बारे में बातचीत करनी है। पक्ष किस प्रकार है, व्याख्यान विधि में यह ध्यान रखें कि व्याख्यान किसके लिए किया जा रहा है। ध्यान रखिए, पक्ष क्या है, किसके लिए किया जा रहा है। टीचर जब भी व्याख्यान करे उसके दिमाग में अब मैं जो बात बता रहा हूँ वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहला पक्ष है कि व्याख्यान किसके लिए किया जा रहा है, व्याख्यान क्यों किया जा रहा है, व्याख्यान क्यों किया जा रहा है। और इसके बाद बच्चों के दिमाग में, शिक्षक के दिमाग में ये रहना चाहिए कि कितना व्याख्यान बच्चों को दिया जाए। ऐसा नहीं टीचर बोलता ही जा रहा है, बच्चे सो गए हैं, तो इस सवाल का भी बच्चे शिक्षक के दिमाग में रहना चाहिए कि कितना किया जाना चाहिए और व्याख्यान क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ऐसी विधि है जिस विधि को व्याख्यान के माध्यम से समझाया जाना ही संभव नहीं था और शिक्षक जी ने तो क्या कर दिया, व्याख्यान से पूरा चैप्टर ही लपेट दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब दोबारा देख लीजिए, सबसे पहले व्याख्यान विधि के आपके पास पक्ष कौन कौन से हैं, किसके लिए व्याख्यान किया जा रहा है, क्या करना चाहते हैं शिक्षक, टीचर क्या करना चाहता है बच्चे में, किसके लिए, किस प्रकार के स्टैंडर्ड के बच्चे हैं जिनके सामने वो व्याख्यान देने जा रहे हैं। ये बात टीचर को व्याख्यान देने से पहले मालूम होनी चाहिए। इसके बाद क्यों, क्या जरूरत पड़ी शिक्षक को व्याख्यान देने की, उसका जवाब शिक्षक के पास होना चाहिए कि भाई जिस अध्याय को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो व्याख्यान विधि के माध्यम से सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से बच्चों के दिमाग में बैठाया जा सकता है, बच्चों को अच्छे से सिखाया जा सकता है, बच्चों को अच्छे से मोटिवेट किया जा सकता है। इसके बाद है कितना शिक्षक व्याख्यान देना जाए, उससे पहले शिक्षक के दिमाग में ये पक्का होना चाहिए कि ये 15 मिनट का व्याख्यान देना है, 5 मिनट का व्याख्यान देना है, 10 मिनट का व्याख्यान देना है। सभी प्रकार के बच्चों की मानसिक स्थिति शिक्षक के दिमाग में पहले से होनी चाहिए और उसी मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए वो अपने समय का निर्धारण करेगा कि किस प्रकार का व्याख्यान बच्चों के सामने प्रस्तुत करना है। फिर है क्या, व्याख्यान क्या देना है जी, व्याख्यान क्या देना है, किस विषय वस्तु पर देना है, उसमें कौन कौन से बिंदुओं का क्रम रहेगा,
बच्चों के सामने जाएं तो ऐसा नहीं व्याख्यान देते वक्त टीचर उसी समय ये डिसाइड करे कि मुझे पहले ये चीज़ पढ़ानी है, दूसरे वक्त ये चीज़ पढ़ानी है, तीसरे वक्त ये। क्यों? क्योंकि उस वक्त दो काम एक साथ नहीं हो सकते। टीचर व्याख्यान और उनके क्रम का निर्धारण एक साथ नहीं कर सकता। टीचर को व्याख्यान देने से पहले व्याख्यान में आने वाले सभी बिंदुओं के क्रम का निर्धारण करना होता है। अगर टीचर पहले क्रम का निर्धारण नहीं करता है तो व्याख्यान उसका कभी भी प्रभावी नहीं होगा। उससे पहले व्याख्यान देने जाए, उससे पहले शिक्षक व्याख्यान प्रस्तुत करे, उससे पहले उसके क्रम का निर्धारण शिक्षक को कर लेना चाहिए। तो मैंने इस विधि के पक्ष आपके सामने रख दिए हैं, मैंने इसका लक्ष्य आपके सामने रख दिया है। कार्टर वुड ने क्या कहा है वो आपके सामने रख दिया कि मौखिक शब्दकोश जो उनका था, उन्होंने उसमें लिखा कि व्याख्यान विधि जो है, व्याख्यान विधि वो विधि ऐसी प्रभावी विधि है जो किसी भी प्रकार शिक्षक बच्चों पर अपना प्रभाव छोड़ सकता है, या विज्ञान शिक्षण में व्याख्यान विधि सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। अब चलते हैं अगले बिंदु की ओर। अपना अगला बिंदु क्या रहेगा उस पर बातचीत करते हैं। ये सब आप उतारते चलिएगा, एक जगह आपको इतनी सारी चीज़ें कहीं नहीं मिलेगी मेरे साथियों, ये मेरा विश्वास है। मैं ज़्यादा आप लोगों से कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि आप लोग सब समझदार हैं और आपने बहुत कुछ पढ़ रखा होगा। तो आप इन सब चीज़ों को देखते चलिएगा और आपको कहीं अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं, आप शेयर मत करिएगा, लाइक भी मत करिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ वाकई में यहाँ आपको कुछ अलग मिल रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें आपको बताई जा रही है, तो आप इस वीडियो को शेयर और लाइक कर सकते हो। इसके बाद अपने को बात करनी है इस व्याख्यान विधि के पद कौन कौन से हैं, कौन कौन से टर्म हैं जिनके माध्यम से इस विधि को कंप्लीट किया जाता है। तो सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है 1 नंबर, इस विधि का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, आपके ऑब्जेक्ट क्या है। ये ऑब्जेक्ट शिक्षक के सामने एकदम क्लियर होना चाहिए। इसके सोपानों की मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि इस विधि में किन किन सोपानों का प्रयोग करते हुए एक शिक्षक अपनी शिक्षण विधि के माध्यम से व्याख्यान को पूरा करता है। पहला अपना है उद्देश्य, दूसरा आपके पास है यहाँ प्रस्तावना। क्या है? प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना का मतलब आप सब समझ गए होंगे शायद। शिक्षक को सबसे पहले व्याख्यान देने से पहले उस विधि के उद्देश्य को डिसाइड कर लेना चाहिए। अगर शिक्षक उद्देश्य को डिसाइड नहीं कर पाता है तो मेरा ये मानना है कि वो शिक्षक अपने व्याख्यान को कभी भी अच्छे ढंग से बच्चों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। और इस विधि का तो सबसे पहला ही टारगेट है कि सबसे पहले शिक्षक उद्देश्यों का क्या करे, निर्धारण करे। उसके बाद वो क्या करे, जो मैटर उसके पास है, जिस विषय वस्तु के बारे में वो पढ़ाना चाह रहा है, उसकी वो क्या करे, इंट्रोडक्शन दे, उसका प्रस्तावना बच्चों के सामने एक मोटिवेशनल तरीके से प्रस्तुत करे, ताकि बच्चे उस व्याख्यान को सुनने से पहले ही उस विषय वस्तु के बारे में तैयार हो जाएं कि हाँ आज अपने को इस विषय वस्तु के बारे में पढ़ना है। तो चलिए साथियों, अगला तीसरा जो पॉइंट अपने पास है वो है प्रस्तुति। क्या है? प्रस्तुति। प्रस्तुति। उसके बाद टीचर अपने व्याख्यान की क्या देगा, प्रस्तुति देगा, अपने व्याख्यान को बच्चों के सामने प्रस्तुत करेगा। ठीक है, उदाहरण पर विचार करेगा और उदाहरण का प्रदर्शन भी करेगा। प्रस्तुति में क्या करेगा शिक्षक, उदाहरण प्रस्तुत करेगा, प्रस्तुत करना और उदाहरण की व्याख्या करना, उदाहरण की व्याख्या करना, दोनों काम कौन करेगा, शिक्षक अपने प्रस्तुतिकरण में करेगा। देखिए जी जनाब, मान लो व्याख्यान दिया जा रहा है, व्याख्यान में बच्चों को ऊर्जा के बारे में पढ़ाया जा रहा है, ऊर्जा के बारे में व्याख्यान दिया जा रहा है, तो शिक्षक ऊर्जा किन किन माध्यमों से पैदा की जाती है उसके उदाहरण भी बच्चों के सामने क्या करेगा, प्रस्तुत करेगा। भाई ऊर्जा, एनर्जी जो है, ठीक है, एनर्जी किन किन माध्यमों से उत्पन्न की जा सकती है, आप अपने घरों में किस प्रकार ऊर्जा का व्युत्पन्न कर सकते हो, उसके उदाहरण बच्चों के सामने दिए जाएंगे कि किस किस माध्यमों से ऊर्जा का स्थानांतरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में होता है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में किस प्रकार बदला जा सकता है। फिर उदाहरण की क्या करेगा, व्याख्या करेगा बच्चों के सामने। विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा,
यांत्रिक ऊर्जा, इन सब प्रकार की ऊर्जाओं का क्या करेगा बच्चों के सामने फिर व्याख्यान प्रस्तुत करेगा, उसको विस्तृत रूप से बच्चों को क्या करेगा बताएगा। शायद इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। इसके बाद अपने पास इसका अगला जो सोपान है चौथा, वो है प्रश्नोत्तर। वो क्या करेगा, बाद में बच्चों को व्याख्यान देने के बाद उस पर कुछ प्रश्न और उत्तर करेगा। यानी व्याख्यान अगर दिया जा रहा है तो जो चीज़ व्याख्यान में उसने सम्मिलित की है उसके बारे में बच्चों से कुछ सवाल या जवाब करेगा, प्रश्नोत्तर के माध्यम से बच्चों को और ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करेगा। फिर पांचवा अपना जो टॉपिक है उसका नाम होगा निष्कर्ष। उसके बाद वो उसका निष्कर्ष निकालेगा। क्या निकालेगा जी, निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या निकला उससे, इन सब बिंदुओं को वो समाहित करेगा। तो मेरे हिसाब से प्यारे साथियों, आप लोगों को इस व्याख्यान विधि के सारे पद समझ में आए होंगे। पहला है ऑब्जेक्ट। टीचर को सबसे पहला काम व्याख्यान विधि में उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए। उसके बाद उसकी क्या करनी चाहिए, प्रस्तावना बच्चों के सामने प्रस्तुत करनी चाहिए। उसके बाद उसकी प्रस्तुतिकरण होनी चाहिए, जो विषय वस्तु वो लेकर आया अपने व्याख्यान में उसकी प्रस्तुति करे। इसके बाद बच्चों से वो प्रश्नोत्तर करे, और प्रस्तुति में भी ध्यान रखना, उदाहरण प्रस्तुत करना और उस उदाहरणों की क्या करना, बच्चों के सामने व्याख्या करनी चाहिए। फिर उसके बाद है प्रश्नोत्तर करना, और प्रश्नोत्तर के बाद टीचर को ये निष्कर्ष निकालना होगा कि कहाँ तक आप अपने उद्देश्यों को लेकर आए थे, उन उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक हुई, और कौन कौन से ऐसे बातें बची है जिनके उद्देश्यों की पूर्ति अभी भी नहीं की जा सकी है। कुछ ऐसे छात्रों को चिन्हित करेगा जिन्होंने अपने इस पूरी शिक्षण विधि के माध्यम से 100% या उससे भी कम हासिल करने की कोशिश की, और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने इस विधि के माध्यम से कई चीज़ों को छोड़ दिया है। उनको चिन्हित करना शिक्षक का काम है। मेरे हिसाब से ये 5 सोपान आप लोगों को इस व्याख्यान विधि के समझ में आए होंगे। दोबारा याद कर लो, उद्देश्य, प्रस्तावना, प्रस्तुति, प्रश्नोत्तर और निष्कर्ष। दोबारा देख लो, उद्देश्य, प्रस्तावना, प्रस्तुति, प्रश्नोत्तर, निष्कर्ष। उद्देश्य, प्रस्तावना, प्रस्तुति, प्रश्नोत्तर, निष्कर्ष। उद्देश्य, प्रस्तावना, प्रस्तुति, प्रश्नोत्तर और निष्कर्ष। अब चलते हैं अगले बिंदु की ओर। आज मैं आप लोगों को ये एक विधि तो पूरी करवाऊंगा। देखो इसके गुण क्या हैं, इसके दोष क्या हैं, उस पर बातचीत करेंगे। अभी विधि के गुण क्या हैं, बहुत अच्छा आप लोगों को समझ में आ जाएगा आसानी से। सबसे अच्छा गुण है ये तार्किक क्रम में प्रस्तुत होती है। क्रम कैसा होता है इसका, तार्किक क्रम होता है। ठीक है, तार्किक क्रम का मतलब है अगर शिक्षक ने तर्क संगति के अनुसार इसका क्रम सेट नहीं किया है तो शिक्षक इस व्याख्यान विधि को कभी पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए व्याख्यान हमेशा तार्किक क्रम में ही होता है। व्याख्यान क्या होता है, हमेशा तार्किक क्रम में ही होता है। दूसरा क्या है, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि ये अल्पव्ययी है। अल्पव्ययी है, ये तो आपको सबको मालूम होगा। अल्पव्ययी, कम खर्चा आता है इस विधि में, कोई खर्चा नहीं है। बस शिक्षक तैयार करके गया, अपना व्याख्यान बच्चों के सामने प्रस्तुत कर दिया। इसमें किसी भी प्रकार से अलग किसी भी खर्चे की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके बाद आप लोगों के तथ्यात्मक ज्ञान होता है। इसमें तथ्यात्मक ज्ञान, तथ्यात्मक ज्ञान, तथ्यात्मक का मतलब फैक्ट जो हैं उन फैक्ट्स की जानकारी दी जाती है बच्चों को। ठीक है, आपको रटाया जाता है हमेशा कि भारत की राजधानी दिल्ली है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, यूपी की राजधानी लखनऊ है। ये सब फैक्ट है। समझ में आ गया। भारत का प्रधानमंत्री कौन है, भारत का राष्ट्रपति कौन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कौन है, ऊर्जा का मात्रक क्या है, ठीक है, और मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, पेशियाँ होती है किन को पेशियाँ कहते हैं, किन को हड्डियाँ कहते हैं, किन को संधि कहते हैं, ठीक है, और जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, उत्तक क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपका फैक्ट है। इन फैक्ट को क्या करना होता है, याद करना होता है। तो इसमें तथ्यों की भरमार होती है। व्याख्यान विधि में शिक्षक के पास जितने ज़्यादा तथ्य होंगे उसका व्याख्यान उतना ही ज़्यादा प्रभावी होगा। एक है समय की बचत होती है साहब, इसमें समय की क्या होती है, बचत होती है जी। बच्चों के सामने बस समय का पूरा सदुपयोग ही होता है, बच ही जाता है समय, क्योंकि बाकी कुछ करना नहीं है, बच्चों के सामने भाषण देना है, भाषण दे और व्याख्यान खत्म करो। इसके बाद अगला अपना फायदा है, इससे प्रेरणा मिलती है जनाब, प्रेरणा मिलती है। कैसी प्रेरणा? अब टीचर का व्याख्यान अगर सुनाई नहीं देगा तब तो प्रेरणा कहाँ से मिलेगी। लेकिन अगर टीचर की व्याख्यान विधि बहुत ज़्यादा प्रभावी है, बच्चे के सामने टीचर ने बहुत अच्छा व्याख्यान प्रस्तुत किया है, तो मैं मुख्यतः ये जानता हूँ इस बात को कि बच्चे को हमेशा प्रेरणा मिलेगी। एक न एक दिन ऐसा ज़रूर करना है अपने को, ऐसा व्याख्यान अपने को देना है और उसमें कम से कम
10, 15, 20% बच्चे ऐसे होते हैं उसी दिन ये ठान लेते हैं कि जैसा व्याख्यान शिक्षक ने बच्चों के सामने दिया है उसी प्रकार का व्याख्यान एक न एक दिन हम जरूर देंगे। और बच्चे को इससे क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है, अच्छा बोलने की प्रेरणा मिलती है, अच्छा सीखने की प्रेरणा मिलती है, तथ्यों को याद करने की प्रेरणा मिलती है और भाषण को तार्किक क्रम में लगाने की प्रेरणा बच्चों को मिलती है। अगली अपनी इसमें है सरल है ये विधि। क्या है? सरल भी है, संक्षिप्त भी है। सरल भी है और क्या है? संक्षिप्त भी है। तो प्यारे साथियों, ये आपके इस विधि के क्या हैं? गुण हैं। एक इसी के साथ आप लिख सकते हो, तीव्र गति से चलने वाली है ये, तीव्र गति से चलने वाली है, चलने वाली है। अब देखिए इतने सारे गुण मैंने बता दिए। तार्किक इसका क्रम होता है, अल्पव्ययी है, खर्चा कुछ है नहीं, तथ्यात्मक ज्ञान इससे मिलता है, फैक्ट बच्चे याद करते हैं इससे, शिक्षक भी खुद तथ्यात्मक चीज़ों को याद करके आता है। ठीक है, समय की इसमें बचत होती है, प्रेरणा इससे मिलती है। ये विधि क्या है? बिल्कुल सरल है, लेकिन कभी बोला हुआ नहीं है तो ये विधि बहुत मुश्किल है, शिक्षक के लिए आसान है एक तरीके से। संक्षिप्त विधि है और ये तीव्र गति से चलने वाली क्या है? विधि है। अब दोष देखने हैं तो दोष बहुत सारे आप ढूंढ सकते हो। सबसे ज़्यादा बड़ा दोष क्या है इस विधि में, वो सुनिए। सबसे बड़ा दोष इस विधि में ये अमनोवैज्ञानिक है साहब। मनोविज्ञान से इसका, साइकोलॉजी से इसका कुछ लेना देना नहीं है। साइकोलॉजी जिन सिद्धांतों का पालन करती है ये विधि उसके विपरीत है। यानी दोष, इस विधि के दोष क्या क्या हैं उस पर बातचीत मैं करूँगा आपसे। पहला दोष इसमें है ये अमनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है। ये विधि अमनोवैज्ञानिक है साहब। दूसरी इसका है निष्क्रिय है। गुरुजी भाषण देता जा रहे हैं, बच्चा समझ नहीं पा रहे अभी बात ने। ये क्या है? निष्क्रिय है। निष्क्रिय क्यों है? अगर शिक्षक का बाय द वे किसी कारण से प्रेरणात्मक मोटिवेशनल तरीके से व्याख्यान नहीं हुआ तो बच्चे उसमें कुछ समय बाद क्या नहीं लेंगे? रुचि नहीं लेंगे, बच्चे पीछे सो जाएंगे। शिक्षक अगर पूरे कक्ष को घेर नहीं पाया अपनी नज़रों में तो कभी भी उसका व्याख्यान क्या नहीं हो सकता? कारगर नहीं हो सकता। इस वजह से ये विधि क्या है? निष्क्रिय है। अगला है छात्र की ग्रहणशीलता की अवहेलना होती है। छात्र की, मैंने ये बात पहले ही बता दी आपको, छात्र की ग्रहणशीलता की अवहेलना होती है। अवहेलना कैसे होती है जनाब? अब अवहेलना ऐसे होती है, एक कमज़ोर बच्चा है और एक होशियार बच्चा है। दोनों बच्चों को अगर आप एक ही गति से पढ़ाओगे तो कैसे काम चलेगा? हो सकता है बहुत ज़्यादा धीरे अगर व्याख्यान दिया जा रहा है तो जो बच्चे इंटेलिजेंट है वो बोर हो जाएं, और अगर आप बहुत जल्दी दे रहे हो तो कमज़ोर बच्चे हैं उनको समस्या आ सकती है। अगला अपना बिंदु जो है वो है मंदबुद्धि बालकों के लिए अलाभकारी है। ये बात ऊपर वाले में वैसे आ गई। मंदबुद्धि बालकों के लिए यह अलाभकारी है। ठीक है, ये बात मैंने पहले ही आप लोगों के सामने रख दी है। मानसिक शक्तियों के विकास में, मानसिक शक्तियों, ये विधि जो है वो मानसिक शक्तियों पर ज़्यादा जोर नहीं देती है। ठीक है, मानसिक शक्तियों के विकास के लिए क्या है? ये अलाभकारी है। यहाँ से मानसिक शक्तियों के लिए यह विधि क्या है? अलाभकारी है। इससे किसी भी प्रकार के मानसिक विकास की कोई संभावना नहीं है ज़्यादा, बस भाषण शक्ति का विकास होगा सिर्फ, इससे ज़्यादा कोई मानसिक शक्ति पर जोर नहीं पड़ेगा। बच्चे की मानसिक शक्तियों का ज़्यादा कोई विकास इस विधि से नहीं हो पाता है। इसके बाद है करके सीखने के सिद्धांत के विपरीत है ये विधि। करके सीखने के सिद्धांत के विपरीत है। इसमें करके सीखने पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है। बच्चा क्या करेगा? बच्चे को मौका मिलेगा तभी व्याख्यान प्रस्तुत करेगा, तो वो क्या करके सीखेगा? बच्चे को बहुत लेट समय बाद कभी व्याख्यान का मौका दिया जाता है। इसमें बहुत ही कम संभावनाएं होती है बच्चे के सामने व्याख्यान प्रस्तुत करने का। बच्चा बहुत ही कम मौक़ों पर ही अपने व्याख्यान को प्रस्तुत कर पाता है। तो करके सीखने के सिद्धांत के ये विधि क्या है? विपरीत है। तो देख लीजिए इसके दोष क्या हैं? अमनोवैज्ञानिक है, निष्क्रिय है, छात्र की ग्रहणशीलता की अवहेलना है, मंदबुद्धि के बालकों के लिए ये अलाभकारी है, मानसिक शक्तियों के विकास के लिए अलाभकारी है, और करके सीखने के सिद्धांत के ये क्या है? विपरीत है। और ये विधि पूर्णतः शिक्षक केंद्रित है, पूर्णतः
शिक्षक केंद्रित है। बस छात्र बस सुन सकते हैं, इससे ज़्यादा छात्रों के पास करने को कुछ है नहीं। जब तक व्याख्यान समाप्त नहीं हो जाता है तब तक बच्चे इसमें प्रश्नोत्तर भी नहीं कर सकते, शिक्षक से बीच में सवाल जवाब भी नहीं कर सकते। इस प्रकार की निष्क्रियता को लिए हुए ये विधि अपने आप में समाहित है। प्यारे साथियों, आज मैंने विज्ञान शिक्षण विधियों के बारे में आपसे ये पहला वीडियो शेयर किया है। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मुझे इसका रिव्यू अवश्य बताइएगा। आप जिन जिन शिक्षण विधियों को पढ़ते जा रहे हैं, क्या आपको कोई लाभ भी है उसका, उनमें क्या सुधार किया जा सकता है। आपके सुझाव पर मैं ज़रूर काम करूँगा। उनमें जितने भी मेरे से सुझावों पर काम हो सकता है, मैं उन पर ज़रूर आपकी सुझावों की आशा करता हूं और अपेक्षा रखता हूं कि आप इन वीडियो को बेहतर बनाने के लिए हमें ज़रूर कोई ना कोई सुझाव भेजोगे। तब तक के लिए आप अपने घरों में सुरक्षित रहिए और इन शिक्षण विधियों का रीट की परीक्षा के लिए, सीटेट की परीक्षा के लिए, यूपी टेट की परीक्षा के लिए, एचटेट की परीक्षा के लिए इन सब शिक्षण विधियों का आनंद इसी प्रकार लेते रहिए। जय हिंद, जय भारत।